प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और जहां भी होंगे अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने सीखा था एंगुलर एक्सीलरेशन। आज इस लेक्चर वीडियो में हम लोग बच्चों सर्कुलर मोशन में डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन को सीखने का प्रयत्न करेंगे। बच्चों, ये वीडियो और ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के लिए, तो बातों को लास्ट तक जानने और सीखने का कोशिश करेंगे। आओ बच्चों, बातों को स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और आपका अपना प्यार सा चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स क्या होता है? सबसे पहले सर्कुलर मोशन को जानने से पहले शब्द डायनामिक्स को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डायनामिक्स का मतलब होता है बच्चों कि अगर कोई भी पार्टिकल, थोड़ा समझेंगे, कोई भी अगर पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई उसके पास मोशन होगा, कुछ ना कुछ मोशन होगा। और मोशन होगा तो स्टार्ट किया होगा कुछ ना कुछ स्पीड यू से और बाद में वह पहुंचा होगा किसी ना किसी भी वेलोसिटी से। तो यहां से यहां तक अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और वो चेंज का कारण क्या है, कॉज क्या है, अगर हम अध्ययन कर लेते हैं, उसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? डायनेमिक्स कहते हैं। डायनेमिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग सीधा सीधा सीखेंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की, मतलब जो भी हमारा कॉज ऑफ चेंज इन मोशन होगा वो किसके ऊपर होगा? सर्कुलर मोशन में। मतलब पार्टिकल कौन सी मोशन कर रही होगी? सर्कुलर, मतलब सर्कल पे पार्टिकल बार बार चल रही होगी, ठीक है बच्चों। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि, और ये एक और तरह से महत्वपूर्ण है यह टॉपिक, कि हमें प्रॉब्लम्स भी बताएगा कि कैसे हम इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स को भी सीखें। अब बच्चों बातों को सबसे पहले एक एक करके सीखने का प्रयत्न करते हैं। पहला कहता है कि आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। आपको क्या करना होगा? सबसे पहले बच्चों आपको प्लेन ऑफ मोशन आइडेंटिफाई करना होगा कि पार्टिकल सच में सर्कुलर मोशन पे ही, सर्कुलर पाथ पर ही चल रही है, यह पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है भाई। दूसरी बात है कि प्लेन जो है वो किस प्लेन में चल रहा है? वो इंक्लाइंड प्लेन पे चल रहा है, इंक्लाइंड प्लेन पे सर्कुलर मोशन कर रहा है या नॉर्मल सर्कुलर मोशन वो कर रहा है, ठीक है। ये हमें आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरी बात है कि हमें ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम निकालना होगा। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब कि अगर कोई भी पार्टिकल के ऊपर, अगर मान लो कोई भी पार्टिकल है, अगर वह सर्कुलर मोशन कर रही है, अगर वह मान लो इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रही है, तो इसका इस वजन कितना है, इस पे लगने वाली जितनी भी फोर्सेस है, जैसे मान लो मास है, इसका नॉर्मल फोर्सेस है, तो जितनी भी फोर्सेस है अगर हम इसको वेक्टर के रूप में दिखा दे, दर्शा दे, उसी को हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं बच्चों। इसका लेक्चर बहुत ही अच्छे से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बताया गया है, तो आप लोग कृपया करके उस वीडियोस को देखें, ठीक है। दूसरी बात बच्चों कहता है कि रिजॉल्व द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन फॉलोइंग डायरेक्शन। अगर मान लीजिए बच्चों कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहे हैं, अगर यह ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है और जितने भी इस पे फोर्स लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस को आप क्या कीजिए? रिजॉल्व कर दीजिए, तोड़ दीजिए, उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में तोड़ दीजिए। और टूटेंगे तो अलग अलग डायरेक्शन में आएंगे, और उन्हीं अलग अलग डायरेक्शंस के बारे में 3 बातें बताई गई हैं। एक तो बात होगा क्या कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन टूटेगा हुआ फोर्स, जो रिजॉल्व होगा प्लेन के क्या होगा? एक परपेंडिकुलर होगा, दूसरा होगा टेंजेंट के अलोंग, तीसरा होगा रेडियल के अलोंग। रेडियल के अलोंग मतलब रेडियस के अलोंग, सर्कल के रेडियस के अलोंग। टेंजेंट कहने का मतलब सर्कल का जो टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट मतलब सर्कल ऐसे है तो एक पॉइंट से छूता हुआ एक लाइन अगर पास कर जाए तो उसी को टेंजेंट कहते हैं। आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे ना। अब बच्चों हमें जितनी भी फोर्सेस हमारी टूटी हुई हैं, मान लो कि रेडियस के अलोंग फोर्स टूट गया, टेंजेंट के अलोंग फोर्स टूट गया, परपेंडिकुलर टू द फोर्स टूट गया, सभी फोर्सेस को क्या करो आप एक साथ जोड़ दो। और जोड़ने का नियम क्या कहता है? उस दौरान जोड़ने समय आप न्यूटन का सेकंड लॉ जो F = ma होता है उसे आप अप्लाई कर दो। जैसे ही आप अप्लाई करोगे और जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, मान लो कि परपेंडिकुलर दिशा में, अभी हम बताएंगे एक प्रश्न तो आपको पूरी क्लियर हो जाएगी, थोड़ा सा वेट करेंगे। जितनी भी फोर्सेस अगर परपेंडिकुलर दिशा में लग रही हैं, टूट रही हैं,
जितनी भी फोर्सेस परपेंडिकुलर दिशा में टूट रही हैं सभी का समेशन कर दो, सभी को जोड़ दो। टेंजेंट के अलॉन्ग जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं सभी को जोड़ दो, और लिख दो m इंटू टी के बराबर, m इंटू ए टी के बराबर। अगर एक्सीलरेशन हो रहा है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू भी पुट करो यहाँ पर। रेडियस के अलॉन्ग लग रहा है तो उन सभी फोर्सेस को, जितने भी फोर्सेस रेडियस के अलॉन्ग लग रहे हैं उन सभी का समेशन करो, m इंटू ए आर करो, और आपको सीधा का सीधा उसको कैलकुलेट करो। आपको पता चल जाएगा कि पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, वगैरह वगैरह। बच्चों इससे आपको, हमको लगता है समझ में नहीं आई होगी बातें, लेकिन हम कोशिश करते हैं एक प्रश्न के अनुसार इन सारी बातों को हम क्लियर करें। आ जाओ बच्चों, बिना समय गवाए थोड़ा सा 2 मिनट। बच्चों देखेंगे जरा सा, एक मान लो एक पार्टिकल है इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन पर, ये अगर एंगल हमारा थीटा है और यहां पर एक पार्टिकल है, ठीक है बच्चों, और पार्टिकल इस पर क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। इस तरह से क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, यहाँ पे इस तरह से घूम रही है। पार्टिकल इस तरह से क्या हो रही है, रिवॉल्व कर रही है बार बार। तो इसकी जितनी भी, अब तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना था कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे चल रहा है कि नहीं। बिल्कुल सही बात है, पहला आइडेंटिफाई मैंने कर लिया कि पार्टिकल कहां चल रहा है, सर्कुलर पाथ पर चल रहा है, ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा, हमको इसका क्या करना पड़ेगा, एफबीटी बनाना पड़ेगा, और एफबीटी बनाने के लिए हमको ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, बॉडी से हटाना पड़ेगा। जो जिस प्लेन पर ये रखा हुआ है उसे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। मैंने हटा दिया, लो कुछ इसी तरह से था। थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर लूंगा अपने हेल्प के लिए, इस तरह से इस इंक्लाइंड प्लेन को इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया। थोड़ा सा और नीचे बना देते हैं कि हम अच्छे से एंगल भी दिखा दे। बस ये अपने सफिशियंट के लिए मैंने ड्रॉ किया है, बेसिकली ये हटा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे इसकी, ये पार्टिकल है तो इसकी मास होगी कुछ ना कुछ, तो मास होगी तो mg कहाँ लगेगा बच्चों, नीचे की तरफ। mg मैंने कहाँ लगा दिया, नीचे की तरफ। और ये पार्टिकल इस तरह से इस सरफेस पे रखा हुआ है, पार्टिकल बस चपका हुआ है। मान लो ये सरफेस है तो इस सरफेस पे इस तरह से पार्टिकल को क्या मैंने किया है, रख दिया है, ठीक है बच्चों। तो रखा है तो इसके ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में, नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब नॉर्मल फोर्स के 2 कंपोनेंट होंगे, आप mg के भी कंपोनेंट तोड़ सकते हो या फिर नॉर्मल के भी, दोनों में से किसी को भी तोड़ लो। इस बार मैं हर बार मैं mg को तोड़ता हूं, आज मैं नॉर्मल को तोड़ने का कोशिश करता हूं। थोड़ा नॉर्मल से भी चलते हैं, ठीक है बच्चों। ये दोनों कंपोनेंट इसके टूट जाएंगे कुछ इस प्रकार से। ये एंगल थीटा तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा आपका, ये वाला क्या होगा, n cos थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, n sin थीटा हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये इसकी रेडियस है, ये सर्कल है तो इसकी अपनी रेडियस r है, ठीक है बच्चों। अब जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, जितनी भी फोर्सेस क्या है, परपेंडिकुलर दिशा में लग रही हो, या फिर रेडियस के अलोंग लग रही हो, या फिर टेंजेंट के अलोंग लग रही हो, सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे बच्चों। बहुत सिंपल काम करना है। तो n cos थीटा, n cos थीटा अब जोड़ने जा रहे हैं, समेशन करने जा रहे हैं। तो ये वाले दिशा को अगर आप पॉजिटिव मान लो, ऊपर वाले दिशा को आप पॉजिटिव मानते तो उसका अपोजिट दिशा को क्या मानोगे, नेगेटिव। तो n cos थीटा माइनस mg। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये पार्टिकल क्या ऊपर की तरफ चल रहा है क्या, ऊपर की तरफ तो नहीं चल रहा है, बस यहीं पे घूम रहा है। तो इसकी ऊपर वाली एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, 0। तो m इंटू क्या हो जाएगी, 0। मतलब जो परपेंडिकुलर दिशा में एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 0। तो 0 पुट कर दिया मैंने। तो n cos थीटा इक्वल टू ये माइनस mg, ये तो 0 हो जाएगा बच्चों। तो n cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे इसको, ठीक है। अब हम यहाँ पे जरा देखेंगे तो ये हो गया क्या, n sin थीटा हो गया, ये n sin थीटा हो गया। अच्छा दूसरी बात, मैंने परपेंडिकुलर वाली, ये मान लो ये प्लेन था, ये मान लो ये वाली चीज है, ये मान लो सरफेस है, तो इससे परपेंडिकुलर वाला मैंने काम कर लिया। अब टेंजेंट वाला करते हैं। तो टेंजेंट की तरफ बच्चों, टेंजेंट की तरफ कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो अगर हम बोलेंगे सिग्मा एफ टी इक्वल टू एम ए टी की अगर बात करेंगे, ये मैंने किया था बात कि सिग्मा एफ परपेंडिकुलर इक्वल टू एम ए परपेंडिकुलर की मैंने बात की थी। लेकिन अब बात कर रहे हैं सिग्मा एफ टी इक्वल टू एम ए टी टेंजेंट के लॉन्ग। तो इस टेंजेंट के लॉन्ग हमें किसी भी प्रकार का फोर्स ही नहीं दिख रहा है। अगर आप बोलोगे सर ये टेंजेंट के लॉन्ग, नहीं बच्चों, ये नॉर्मल, ये रेडियस के लॉन्ग है। ये जरा देखो, ये टूटा एन साइन थीटा, तो ये रेडियस के लॉन्ग जा रहा है, ना कि इस सर्कल के टेंजेंट के लॉन्ग जा रहा है, ठीक। तो
ये वाली 0 हो गई और ये वाली 0 हो गई, इससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 0 है तो उससे क्या मतलब। दूसरी चीज, अब हमें बचता है कि सिग्मा एफ आर इक्वल टू एम ए आर। तो एफ आर मतलब आर के दिशा में, रेडियस के दिशा में, रेडियल डायरेक्शन के अलोंग एक फोर्स हमें दिख रहा है, वो क्या है हमारा बच्चों, एन साइन थीटा है। लिख देंगे एन साइन थीटा इक्वल टू एम इंटू, आपको पता है ए आर, रेडियस के अलोंग जो एक्सेलरेशन होता है उसे वो कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर एन साइन थीटा, ये भी आप लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर। यही तो दो होता है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर, ये भी दोनों सेकेंड ही बोलते हैं क्योंकि दोनों सेकेंड ही, दोनों इक्वेशन सेम ही है, ठीक है। क्योंकि v इक्वल टू होता क्या है, आर ओमेगा, ये आपको पता है, v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, वहीं से मैंने निकाल लिया, ठीक है बच्चों। अब ये दोनों इक्वेशन, इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दोनों को क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो। सेकेंड को फर्स्ट से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो यहां पे आएगा एन साइन थीटा डिवाइडेड बाई एन कॉस थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई एम इंटू जी के बराबर हो जाएगा। यहां से ये कट गया बच्चों, यहां से ये कट गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपको पता होगा होता है क्या, tan थीटा बराबर ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी। तो अगर हमको ओमेगा की वैल्यू निकालनी है कि भाई ये एंगुलर स्पीड कितनी कर रही है, यहाँ पे अगर ये घूम रहा था तो इसकी एंगुलर स्पीड कितनी थी, चाहे एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी, तो ये इधर जाएगा, तो जी tan थीटा डिवाइडेड बाई आर का अंडर रूट बराबर ओमेगा। यहां से हमें ओमेगा की वैल्यू निकल गई बच्चों। सिमिलरली इसी तरह से इन दोनों को अगर आप डिवाइड करते हो तो देखो क्या निकलता है, तो हम निकालते हैं tan थीटा दोनों को डिवाइड किया, इसको tan थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर इंटू एम इंटू जी हो गया, ये से ये कट गया, ये जाएगा उधर, दोनों मल्टीप्लाई में जाएंगे, आर जी tan थीटा बराबर v का स्क्वायर, तो v की वैल्यू आएगी अंडर रूट आर जी tan थीटा। बच्चों अगर लीनियर वेलोसिटी की बात की जाएगी, अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, इंक्लाइंड प्लेन है और सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो उस दौरान उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, लीनियर वेलोसिटी होगी अंडर रूट आर जी tan थीटा। अगर आपसे पार्टिकल इंक्लाइंड प्लेन पे घूम रहा है, आप पूछेगा कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट जी tan थीटा बाई आर। बच्चों ये इस तरह से हम लोग डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के एक पार्ट को हम खत्म करते हैं और बहुत ही अच्छे से बातों को सीखते हैं। बच्चों प्रश्न इसके ऊपर हम अगले क्लास में लेकर आएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।